हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू वेदांग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। उद्देश्य क्या है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के, कार्य क्या हैं, पूरी ऑल ओवर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कंप्लीट डिस्कशन हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बैंक की हिस्ट्री के बारे में बताया था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप आई बटन पर टिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बैंक किस लिए बना था और कब बना था। तो सबसे पहले 1934 में आरबीआई एक्ट लाया गया, जिसके द्वारा 1 अप्रैल 1935 को इस बैंक की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था फ्रेंड्स? तो हेडक्वार्टर इसका था कोलकाता में। सबसे पहला जो हेडक्वार्टर बनाया था वो कोलकाता में स्थापित किया गया। लेकिन 1937 में, ये डेट याद रखिएगा, सन याद रखिएगा, 1937 में इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई कर दिया गया। इसके प्रथम गवर्नर की बात करें तो ओसबोर्न स्मिथ जो थे इसके प्रथम गवर्नर थे। और भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख जो थे इसके प्रथम गवर्नर बनाए गए। और वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स? तो शक्तिकांत दास जी जो हैं इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। तो ये मुख्य गवर्नर होते हैं फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम डिस्कस करें, देखें तो इसके बाद आरबीआई में जो निर्देशक का काम करते हैं, मतलब कौन कौन व्यक्ति आरबीआई में काम करेगा, तो उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले एक गवर्नर होगा, मुख्य गवर्नर होता है फ्रेंड्स, और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। और ये क्या सरकारी निर्देशन में होते हैं। कौन होते हैं? सरकारी निर्देशन होते हैं। तो इसके कार्यकाल की बात करें तो कितने साल का कार्यकाल होता है? 4 साल का इसका कार्यकाल होता है। वहीं गैर सरकारी निर्देशक की बात करें तो 10 सरकार के व्यक्ति होते हैं, 2 भारतीय सरकारी अधिकारी होते हैं और 4 क्षेत्रीय गवर्नर होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य संस्थाओं का नियंत्रण करना है। वित्तीय संस्थाएं जितनी भी हैं, सॉरी फ्रेंड्स, वित्तीय संस्थाएं जितनी भी हैं उन सभी पर नियंत्रण कौन करेगा? आरबीआई करेगा। तरलता बनाने का काम करता है। फिर तरलता शब्द क्या है वो अपन आगे अच्छे डिटेल से समझेंगे। महंगाई को नियंत्रण करने का काम करता है। मौद्रिक एवं साख नीति कौन बनाता है? आरबीआई बनाएगा। तो ये आर्टिकल 45ZB के तहत बताया गया है कि जो मौद्रिक और साख नीति है वो कौन बनाएगा? आरबीआई बनाएगा। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर अगला, इसमें आप लोग याद रखिएगा, मौद्रिक और साख नीति जो है हमेशा हर 2 माह में बनाई जाती है। अब फ्रेंड्स, ये मौद्रिक और साख नीति क्या होती है तो ये अगर मैं आप लोगों को आगे अच्छे डिटेल से समझा दूंगा। इसके बाद कार्यकाल की बात करें तो इसका 1 जुलाई से लेकर 30 जून का कार्यकाल होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद मौद्रिक और साख नीति होती है, किसी बैंक द्वारा ग्राहक जो होते हैं उन पर नकारात्मक व्यवहार ना करे, इसलिए मौद्रिक और साख नीतियाँ बनाई जाती हैं। देखिए, इसको आसान शब्दों में समझें तो गवर्नमेंट जो होती है वो राजकोषीय नीति बनाती है, जिससे हर व्यक्ति प्रभावित होता है। जैसे टैक्स लगाना, ये सब काम कौन करता है? राजकोषीय नीति के तहत गवर्नमेंट करती है। और ये कब बनाई जाती है? तो जब बजट पेश होता है तब ये बताई जाती है कि ये अपनी आगे की नीति रहेगी, इस तरफ से टैक्स बढ़ाया जा रहा है, इसमें टैक्स कम किया जा रहा है। वहीं आरबीआई का क्या काम होता है कि वो बैंकों से, बैंक जितने भी बैंक्स होंगे उनके लिए नीतियाँ बनाएगा ताकि ग्राहक को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। तो क्या क्या नीतियाँ बनाता है और कैसे करता है? तो इसमें आप लोग ये ज़रूर याद रखना कि हर 2 माह में परिवर्तित होती है। मौद्रिक और साख नीति हर 2 माह में परिवर्तन होती है। इसका परिवर्तन भी आसान होता है क्योंकि इजीली ये अप्लाई कर देता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें तो इसके कार्यों के देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला तो काम नोट छापना, नोट निगमन का काम कौन करता है? आरबीआई करती है। उसके बाद भारत सरकार का बैंकर होता है, ये याद रखिएगा। वित्तीय परामर्शदाता होता है, अगर मान लो वित्तीय संस्था, मतलब वित्तीय संस्था है गवर्नमेंट की, तो उससे रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को परामर्श चाहिए तो कौन देगा? आरबीआई देगी। उसके बाद वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत करता है ये, और विदेशी मुद्राओं को नियंत्रण करता है, विदेशी मुद्राओं को भी नियंत्रित करता है। इसके बाद बात करें तो तरलता प्रबंधन का भी काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये तरलता क्या होती है? बहुत शब्द आ रहा है ये तरलता। तो तरलता को हम इजी भाषा में कहें तो महंगाई पर नियंत्रण करना होता है। महंगाई को
नियंत्रित करना होता है। महंगाई को नियंत्रित कैसे किया जाता है वो आगे समझेंगे कि इसकी जो नीतियाँ होती हैं उनके तहत ये महंगाई को कैसे नियंत्रित करता है। आरबीआई के अन्य कार्य देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये आप लोग मेंस के हिसाब से याद रखिएगा। आरबीआई के अन्य कार्य क्या हैं तो शक्ति। सबसे पहले 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 लाया गया, जिसके तहत ये सभी वित्तीय संस्थाओं जितने भी वित्तीय कार्य होते हैं उन सभी पर क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया तो बैंककारी अधिनियम 1949 लाया गया। इसके तहत क्या कहा गया कि वित्तीय क्षेत्र, जितना भी वित्तीय क्षेत्र होगा उस पूरे का माई बाप कौन होगा, आरबीआई होगा। इसके बाद अधिकार क्या क्या दिए हैं तो अधिकार क्या हैं इसके पास, लोक ऋण अधिनियम 1944, इसके तहत सरकारी प्रतिभूति अधिनियम लाया गया। तो इसमें क्या था फ्रेंड, सिस्टम की जो सरकार होती है वो एक ऐसा कागज़ बना देती है, उस पर ऐसा लिख देती है कि मैं धारक को 1000 या 1 लाख या 5 लाख या 2 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर उनके हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नमेंट के जो अधिकारी होता है। उसके बाद ये प्रतिभूति बैंक में जाती है और इसके बदले में सरकार को, बैंक जो होती है ये बैंक है, तो ये बैंक क्या करेगी, सरकार को पैसा देगी। फिर मान लो बैंक को पैसों की ज़रूरत हो गई तो ये वापस बैंक जो ये सरकारी प्रतिभूति सरकार के पास लेके जाएगी और सरकार इसको क्या करेगी, वापस वो पैसा रिटर्न कर देगी। इसके बदले में इसको कुछ ब्याज भी मिलता है फ्रेंड्स, तो ये लोग आप याद रखिएगा। तो ये प्रतिभूति संविदा अधिनियम, नेक्स्ट हमारा प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956 लाया गया। इसके तहत सरकारी प्रतिभूति करेंसी और नोट बाजार पर नियंत्रण करना था। इसके बाद भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 लाया गया। इसके बाद मुद्रा और सिक्कों पर नियंत्रण करना था। उसके बाद विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973, जिसमें विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना था। इसके बाद बात करें तो विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973 द्वारा मौद्रिक प्रबंधन किया गया। विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण मतलब कोई व्यक्ति कितना डॉलर रख सकता है, ये बात किसने, आरबीआई द्वारा की गई। इसके बाद बात करें तो एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कार्य और देख लीजिए इसके। तो कार्यों में कंपनी अधिनियम 1956 और 13, कंपनी अधिनियम 1956 और 13 के द्वारा कंपनी के रूप में बैंकों पर नियंत्रण करना है। कंपनी के रूप में बैंकों पर नियंत्रण मतलब पूरी तरह से नियंत्रण कौन करेगा, आरबीआई करेगी। और किस अधिनियम के तहत, 1956 के अधिनियम के तहत। बैंकिंग कंपनी, जैसे आप लोग देखते हो छोटी छोटी जितनी भी बैंकिंग कंपनियां हैं, जैसे आप लोग फ़ोन पे चलाते हो तो फ़ोन पे में भी आजकल अकाउंट बनने लगा है। तो छोटी छोटी सी जो बैंकिंग कंपनियां हैं उन सभी पर नियंत्रण कौन रखता है, आरबीआई रखती है। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर भी नियंत्रण कौन रखता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, अधिनियम 1970 के तहत। क्योंकि अभी बहुत न्यूज़ में है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण का नियंत्रण भी आप याद रखिएगा 1970 के अधिनियम के तहत। इंदिरा गांधी ने सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया था, तो बहुत सारे बैंकों को उन्होंने राष्ट्रीयकृत कर दिया था। तो नोट, अब याद आप लोग छोटी सी बात याद रखिएगा, सिर्फ 1 रुपये का नोट जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वो भी 1 रुपये को सिर्फ टोकन मनी कहा जाता है। आप लोग जब आगे पढ़ोगे डिटेल में पॉलिटी के बारे में तो आप लोगों को वहाँ पता चला होगा कि बहुत सारी नीतियाँ जब होती है तो विपक्ष एक टोकन रुपये लेकर उसको बिल को पास कर देता है, तो टोकन मनी कहा जाता है। इसलिए इसका नियंत्रण किसको दिया गया है, वित्त मंत्रालय को दिया गया है। आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता होगा कि 1 रुपये का 1 रुपये टोकन क्या होता है, तो ये अपन वो जब आगे समझेंगे अच्छे से तो डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद अगर बात करें तो 10,000 रुपये तक के नोट आरबीआई छाप सकती है। 10,000 रुपये तक के नोट आरबीआई द्वारा छापे जा सकते हैं। उसके बाद मतलब आरबीआई के पास नोटों का अधिकार होता है। एकाधिकार का मतलब ये होता है कि सिर्फ आरबीआई के अलावा और कोई भी संस्था नोट नहीं छाप सकती, चाहे वो गवर्नमेंट की संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो। सिर्फ आरबीआई के पास ही अधिकार है कि वो नोट छाप सकती है। आगे डिस्कस करें तो अब ये मौद्रिक और साख नीति अपन पढ़ लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आरबीआई होता है वो क्या काम करता है कि जो जितनी भी बैंकिंग संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं, उनके लिए एक नीति बनाता है। इस नीति के तहत क्या करेगा, ये इन बैंकों पर नियंत्रित करेगा। मान लीजिए आप लोग कभी कभी देखते हो कि महंगाई एकदम से बढ़ जाती है, तो महंगाई को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा। आरबीआई अब महंगाई कंट्रोल कैसे करेगा, तो इसी मौद्रिक एवं साख नीति के तहत करेगा। सबसे पहला काम जो है तरलता प्रबंधन। देखो तरलता प्रबंधन 2 तरीके से किया जाता है। अब ये तरलता प्रबंधन क्या है, वही महंगाई को नियंत्रित करना।
महंगाई को नियंत्रण करना। महंगाई जो है वो कम बढ़ेगी, कम होगी, ये सब किस पे निर्भर करता है? तो इस तरलता प्रबंधन पर निर्भर करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दो तरीके से इसको हम समझेंगे। एक होता है मात्रात्मक प्रबंधन होता है, और एक होता है गुणात्मक प्रबंधन। तो मात्रात्मक, सबसे पहले हम मात्रात्मक प्रबंधन देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें SLR, OMORR, RRR, MSF, ये इसके बारे में डिस्कस करना। अब ये सब क्या होता है वो अपन आगे अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम मात्रात्मक उपायों की बात कर लेते हैं। तो मात्रात्मक उपाय क्या होते हैं? सभी पर इसका क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए एक छोटा दुकानदार है और एक बड़ा बिजनेसमैन है, तो इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों को लिए ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे दोनों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस टाइप की जो नीतियाँ बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है? मात्रात्मक उपाय बोला जाता है। अब ये क्या चीज़ है मात्रात्मक उपाय? तो सबसे पहले हम देखते हैं CRR। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो, मतलब नगद आरक्षित अनुपात होता है। तो वर्तमान में ये कितना है फ्रेंड्स? 4% है। लोग याद रखिएगा, वर्तमान में 4% है। उसके बाद बात करें बैंकों के पास कितना भी धन जमा हो जाता है। अब ये क्या चीज़ है? तो बैंकों के पास मान लीजिए 100 रुपये है। मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 रुपये है, तो इस 100 रुपये में से 4 रुपये जो है बैंक किसको देगा? RBI को देगा। RBI के पास इसको जमा करने पड़ेंगे। अच्छा, इस पर कोई ब्याज मिलेगा क्या? तो कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। इस पर ब्याज नहीं मिलता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ब्याज नहीं देती है RBI। बस आप लोगों को बैंकों के पास जितना भी धन जमा होता है उसका 4% क्या करना पड़ता है? RBI के पास जमा कराना पड़ता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी कहा जाता है। जो धन होता है ना, इसको जमा कराना पड़ता है। जैसे आप लोगों के पास पैसा है तो आप लोग फटाक से 4 रुपये किसको देने पड़ेंगे? 4% किसको देना पड़ेगा? RBI को देना पड़ेगा। अब ये वैधानिक और सांविधिक तरलता अनुपात कितना? इसके बाद अपन बात करें तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, ये तो हो गया अपना CRR। इसके बाद बात करें SLR की। तो SLR क्या होता है? तो वैधानिक या सांविधिक तरलता अनुपात होता है। ये तो बैंकों के पास जमा करना होता है वर्तमान। जैसे आप लोग इसमें देखा गया 4% जमा करता है, तो SLR में क्या करना पड़ता है? 19% बैंकों को 19% पैसा जो है वो RBI को देना पड़ता है। अब 19% पैसा अगर दे देंगे तो क्या बैंक इस पर ब्याज देगी? RBI इसको बैंकों को ब्याज देगी कहाँ? तो हाँ, इस पर वो ब्याज देती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद डिस्कस करें तो क्या वो कैसे इनको तरलता नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो तरलता नियंत्रण के उपाय देखिए फ्रेंड्स, कैसे तरलता नियंत्रण होता है। मान लीजिए CRR बढ़ा दिया, 4% था, मान लीजिए 5% कर दिया, तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? अब बैंकों के पास 100 रुपये आ रहे थे, तो पहले 96 रुपये बचते थे, 96 बचते थे, अब 95 पे बचेंगे। लेकिन ये 5 रुपये जो हैं ये तो ग्राहकों ने तो दिए है ना। तो ग्राहक ने अगर दिया है तो उसको तो पैसा देना है, बैंक को, ग्राहक को तो पैसा देना है। लेकिन इस पर RBI तो कोई ब्याज दे ही नहीं रहा है ना। तो अब बैंक अपना पैसा कहाँ से चुकाए? तो बैंक क्या करेगी? बैंकों के पास सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? धन की कमी हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा सोख लिया जाता है बैंकों से। अब बैंकों से इतना पैसा सोख लिया जाएगा तो बैंक पैसा लाने के लिए क्या करेगी? ब्याज दरें बढ़ाएगी। और अगर ब्याज दरें बढ़ी तो लोगों का मनोबल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा ब्याज दरें रहेगी, कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं आज कार खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, तो वो सोचेगा कि यार चलो कुछ दिनों बाद ले लेते हैं, ताकि जब ब्याज दरें कम होगी तो मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे भी इंडिया में डिस्काउंट की बात हो तो कहीं पर भी अपन चले जाते हैं। 100 रुपये की चीज़ को अगर डिस्काउंट लगा के अगर 500 रुपये का बोर्ड लगा के 250 में बेचे तो वो भी बिक जाएगी, 100 रुपये वाली वस्तु भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाज़ार में मांग की कमी होगी। देखो, लोगों का मनोबल कम हुआ तो बाज़ार में मांग की कमी हुई, और मांग की कमी हुई तो जब ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर कीमत कम हो गई तो इसी को क्या बोलेंगे? महंगाई कम हो चुकी है, और इसी को क्या नाम देंगे? तरलता में क्या हो गई है? कमी हो गई है। जो तरलता है वो कम हो गई। सेम फंडा SLR के साथ भी, अगर SLR बढ़ता है तो बाज़ार में देने योग्य धन की कमी हो जाती है, ब्याज दरें बढ़ेगी, लोगों का मनोबल कम हो जाएगा, बाज़ार में मांग की कमी होगी, कीमतें कम हो जाएगी। और अगर कीमतें कम हुई तो क्या होगा? बाजार महंगाई जो होगी वो कम होगी। इसी को क्या नाम देते हैं अपन? तरलता में कमी हो जी। अब तो CRR, ये जितने भी मात्रात्मक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मात्रात्मक प्रबंध है, अगर ये बढ़ेंगे
तो महंगाई क्या होगी, कम हो जाएगी। महंगाई क्या होगी, कम होगी। जितने भी अभी मैंने 6 बताए आप लोगों को याद रखना है कि 6 में क्या होगी, महंगाई कम हो जाएगी। उसके बाद बैंक दर की बात करें तो बैंक दर में आरबीआई से जो कोई पैसा उधार ले रहा है, मतलब आरबीआई से एक बैंक आया आरबीआई के पास और उसने क्या करा, बैंक ने बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो आरबीआई ने इसको कुछ पैसा दिया। तो इस पैसे के बदले में आरबीआई को जो ब्याज मिलता है, कौन देगा ब्याज, तो बैंक ब्याज देगी, किसको देगी, आरबीआई को। इसी को क्या कहा जाता है, रिवर्स बैंक दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में ये कितनी है फ्रेंड्स, 6% है। वर्तमान में 6% इसका चल रहा है। तो देख वही बात फिर से, तरलता प्रबंधन कैसे होता है, तो बैंक दर बढ़ी, मान लीजिए बैंक दर बढ़ा दिया, अभी 6% है, मान लीजिए 8% कर दिया, तो बैंकों पर जो टैक्स ब्याज देना पड़ रहा है, तो बैंकों को ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर बैंकों को ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा तो बैंक क्या करेगी, जनता से पैसा लूटने की कोशिश करेगी। तो बैंक क्या करेगी, जनता पर जो ब्याज है, दरें हैं, वो बढ़ा देगी। और अगर ब्याज दरें बढ़ी तो लोगों का मनोबल क्या हो जाएगा, कम, वस्तु की मांग में कमी हो जाएगी। और वस्तु की मांग में कमी हुई तो कीमत कम और महंगाई कम हो जाएगी। इसी टाइप से आप लोग याद रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR और बैंक दर बढ़ने पर तरलता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसके बाद बात करें OMO, तो खुली बाजार प्रक्रिया होती है। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों बेचने और खरीदने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, OMO कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, खुली बाजार प्रक्रिया। इसके बाद बात करें RR, रिवर्स रेपो रेट दर, मतलब रेपो दर जो होती है, आप लोगों ने कभी न कभी इसका नाम सुना होगा। तो वर्तमान में देखिए फ्रेंड्स, ये चेंज होती रहती है, तो ये डाटा भी आप लोग याद मत रखिएगा। जब आप लोग पेपर देने जाओ तो उससे पहले देख लीजिएगा। अल्पकालिक बैंकों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए रिवर्स रेपो रेट लाया गया है। इसके बाद सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में, मतलब यहाँ पर क्या होता है, बैंक है, उसके पास सरकार की कोई प्रतिभूति है और उस पर लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन करता हूँ। ये प्रतिभूति किसको दे दी, बैंक ने आरबीआई को दे दी। तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक को पैसा देगा। तो यही क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट होती है। अब ये रिवर्स रेपो रेट तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो मान लीजिए अभी 6% समथिंग है, तो 6% उसको उसके एवज में ब्याज भी देना पड़ेगा। तो बैंकों को उधार मिल जाता है जो ब्याज चुकाती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, आरआर। तो आरबीआई को जो पैसा मिलता है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, उसने सरकारी प्रतिभूति दी और इसने क्या करा, धन जो था वो इसको दे दिया। तो यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज का कहलाएगा, रिवर्स रेपो रेट कहलाएगी। इसके बाद रिवर्स रेपो रेट कैसे वर्क करती है, देखिए फ्रेंड्स वही बात है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा तो बैंक ब्याज दर बढ़ जाएगी, लोगों का मनोबल कम हो जाएगा, वस्तु में मांग की कमी, कीमत कम और महंगाई क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, महंगाई में कमी होगी, कीमत कम होगी तो महंगाई में कमी होगी। ठीक है, महंगाई में कमी हो जाएगी। फिर उसके बाद LAF क्या होता है, लिक्विड एडजस्टमेंट पॉलिसी होती है। इसमें क्या कहा जाता है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, RR, RRR और MSF का तात्कालिक समायोजन किया जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म्स होती है इन सभी की, आप लोग ये भी याद रखिएगा, इसे कोई इशू नहीं है, ये नहीं भी याद रखें तो। अब बात करते हैं ये RRR क्या होता है, तो रिवर्स रेपो रेट होती है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए कोई बैंक है, अब बैंक ने क्या करा, अपना जो पैसा है, मान लीजिए किसी बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है, मान लीजिए इसके पास ज़रूरत, इसको 100 रुपये की थी और लोगों ने इसमें पैसा ज़्यादा जमा कर दिया, मान लीजिए 110 रुपये जमा कर दिए। तो ये जो 10 रुपये है ना, ये क्या करेगा, आरबीआई को दे देगा। अब आरबीआई को देगा तो आरबीआई इसके बदले में कुछ ब्याज देगी, तो इसी ब्याज को क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो वाणिज्यिक बैंक है, वो अपना धन किसको दे रहा है, आरबीआई को दे रहा है, और आरबीआई क्या कर रहे हैं, सरकारी प्रतिभूति के साथ अपना ब्याज, जो ब्याज है वो वापस क्या कर रही है, अगर वाणिज्यिक बैंक को दे रही है तो उसे क्या कहा जाएगा, रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर बैंक, इसमें याद रखिएगा, पहले ये अपन डिस्कस कर लेते हैं आरआरबी कैसे, अगर ये बढ़ा तो क्या होगा, बैंक के आरबीआई की जमा जो धन है बैंक जमा करा दिया जाएगा, तो बाज़ार में क्या होगी, उपलब्धता की कमी, धन की कमी हो जाएगी, और धन की कमी होगी तो तरलता क्या होगी,
कमी आएगी तो बैंक में अधिक ब्याज लेने लगेगी, और बैंक अधिक ब्याज लेगी तो लोगों का मनोबल कम हो जाएगा, मांग कम हो जाएगी और महंगाई क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अब ये भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद बात करें, लास्ट टर्म है हमारा MSF की बात करें तो सीमांत स्थायी सुविधा होती है, 2011 में लाया गया था फ्रेंड्स, इसको नहीं है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती है वही ना, पत्र 100 रुपये देता हूँ धारक को, तो उसमें क्या करता है फ्रेंड्स, 2.5% मांग सकता है। मतलब क्या करेगा, देखो RBI है, तो कोई बैंक आया RBI के पास और बैंक से क्या बोला इसने कि मैंने तुम्हारे पास जो SLR जमा किया हुआ है उसका मुझे कितना दे दो, 2.5% दे दो। कितना दे दो, 2.5% दे दो। तो सर RBI क्या बोलेगा कि तुम्हारे पास क्या है, तो ये बोलेगा मेरे पास सरकारी प्रतिभूति है। तो सरकारी प्रतिभूति क्या करेगा, ये बैंक जो है RBI को दे देगा, और क्या करेगा, उसको 2.5% दे दिया। लेकिन ये अत्यंत अल्पकालीन था, जैसे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और इसमें भी कितनी लिमिट है, 1 करोड़ रुपए तक बैंक को दे सकती, क्योंकि ये SLR है फ्रेंड्स। SLR याद रखिएगा 19% है, ठीक है। CRR कितना है, तो 4% है। अब महंगाई को नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो MSF अगर बढ़ा, मान लीजिए MSF बढ़ गया, मान लीजिए 2.5% था, अब ज़्यादा हो गया, तो बैंकों के पास क्या होगा, धन की कम, सॉरी इसमें क्या होगा, अगर बैंकों से पास अगर धन की कमी, इसमें ब्याज देखिए फ्रेंड्स 6% होता है, फिक्स होता है, याद रखिएगा। तो अगर ब्याज इसको बैंकों को देना पड़ेगा, तो ये ब्याज कहाँ से लाएगा, जनता से लाएगा, और जनता से पैसे कैसे ले सकता है, फिर ब्याज दरें बढ़ाकर। तो ब्याज दरें बढ़ेगी तो लोगों का मनोबल कम होगा, मनोबल कम होगा तो मांग में कमी होगी, कीमत कम हो जाएगी, और महंगाई में क्या होगी, कमी होगी। अब यहाँ पर नोट रखने वाली बात यह है कि इन सभी को अगर आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो महंगाई में क्या होगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। इन सभी को आपने बढ़ाया तो महंगाई क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर इन सभी को घटाया तो महंगाई क्या होगी, कम हो जाएगी, सॉरी महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये सब जो मात्रात्मक प्रबंधन होता है, ये RBI द्वारा किया जाता है। तो अब ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद जो बढ़ाने वाली नीति होती है, मान लीजिए महंगाई अगर आप लोगों को बढ़ानी हो, वो थोड़ी सी कठोर होती है, लेकिन घटाने वाली जो होती है वो मौद्रिक मुलायम नीति होती है। इसके बाद बात करें गुणात्मक की, बात कर लेते हैं। तो गुणात्मक नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो विशेष संस्था या व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। मतलब गुणात्मक का मतलब ये सीधा सा याद रखिएगा कि किसी एक बैंक को टारगेट करना, एक पर्टिकुलर बैंक को। मान लीजिए इस बैंक में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है कि ये जो ग्राहक होते हैं उनको सही से ट्रीट नहीं करता है, या फिर किसी का पैसा इसने चुरा लिया, बैंक जमा नहीं कर रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है बैंक को। तो इस पे नियंत्रण के लिए क्या करेगी, गुणात्मक नियंत्रण लाया जाएगा। तो सबसे पहली बात करें तो सीमांत आवश्यकता क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले RBI कम पैसा दे, ठीक है। RBI क्या करे, कम पैसा दे, ताकि जो बैंक है अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखे। उसके बाद सरकारी प्रतियों के एवज में RBI द्वारा दिए गए धन की मात्रा को देखना भी होता है कि हाँ कितना धन वो दे रहा है। तो क्योंकि RBI को भी इस पर ब्याज देना पड़ता है। उपभोक्ता साख नियंत्रण, देखो उपभोक्ता साख में उपभोक्ता कौन होते हैं, जो ग्राहक होते हैं। डाउन पेमेंट बढ़ाना, उपभोक्ताओं का डाउन पेमेंट बढ़ा दिया ताकि लोगों का मनोबल कम हो जाए। मान लीजिए आज 20% मुझे, मान लीजिए कार लेने गया और मुझे बोला कि 20% डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा, तो मैंने कार खरीद ली। लेकिन अगर वहीं ये 50% हो जाए, मान लीजिए 2 लाख की कार है और 1 लाख तो वहीं जमा करना पड़ जाए, इसी को डाउन पेमेंट कहा जाता है, तो मेरे मनोबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो कि जब डाउन पेमेंट कम हो जाएगा तो बाद में ले लेंगे, क्योंकि डाउन पेमेंट कम होगा तो किस्तों में पैसा देना पड़ेगा। तो इसीलिए लोगों का मनोबल ऐसे कम कर सकते हैं। और फिर बैंकों को दिशा निर्देश, देखो मौखिक भी दे सकती है, लिखित भी दे सकती है और चेतावनी भी दे सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि जब ज़रूरत हो तब उसके हिसाब से ये काम होता है। फिर उसके बाद लास्ट इसकी नीति की बात करें तो सीधी कार्रवाई भी कर सकता है। मान लीजिए बैंक में अनिश्चितता आ गई है, बहुत सारे बैंक दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाते हैं, तो RBI सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। उसके बाद लास्ट हम बात करें बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बात कर लेते हैं, लास्ट हमारा। तो वित्तीय समावेशन जो होता है, मतलब क्या कारण होते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ता है। तो मतलब प्राइवेटाइजेशन से क्या मतलब यूँ होता है कि जो कोई बैंक था, मान लीजिए बैंक है, तो ये एक आदमी ने बनाया, ए ने, इससे क्या करा, बैंक जो ये बैंक इसका हुआ, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस बैंक को अपने नाम पर करा लेगी।
इसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। तो वित्तीय समावेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है तो बैंकों की उपलब्धता में, देखो प्राइवेट बैंक जो है वो ग्रामीण इलाकों में पैसा लगाने को बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि वहाँ पर होते किसान लोग, और किसान लोगों का सरकार सहायता करती है तो कर्जे माफ़ कर देती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनको लॉस हो जाता है, इसलिए वो क्या करती है कि जो वित्तीय समावेशन होता है वो कमज़ोर हो रहा था। जब इंदिरा गांधी ने भी राष्ट्रीयकरण करा था तो वित्तीय समावेशन, जो प्राइवेट बैंक थे वो ग्रामीण इलाकों में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो इसके तहत एक मेन कारण ये बना वित्तीय समावेशन का, तो पहली बार मध्यम वर्ग इसमें शामिल हुआ था। इसके बाद भ्रष्ट व्यवहार या धोखाधड़ी, देखो फ्रेंड्स प्राइवेट बैंक का धोखाधड़ी का मामला बहुत सामने आता रहता है, तो इसको रोकने के लिए भी क्या करना पड़ता है, राष्ट्रीयकरण करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। फिर उसके बाद बात करें तो भारतीय सरकार का वित्तीय साधन हो जाता है। देखिए क्या होता है कि जब कोई बैंक राष्ट्रीयकृत हो जाता है, मान लीजिए राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब गवर्नमेंट का बैंक, तो गवर्नमेंट का बैंक है तो लोग जितना पैसा देंगे, तो बैंक को पैसा दिया किसी ए ने, तो ये एक्चुअल में किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पर कुछ अच्छा पैसा अगर आ चुका है तो कुछ अच्छे काम करेगी। तो इसीलिए क्या करना, राष्ट्रीयकरण इसलिए आवश्यक होता है। तो ये मेन 3 मेजर कारण थे राष्ट्रीयकरण करने के। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। आरबीआई मौद्रिक साख नीति, तरलता, और ईजी भाषा में मैंने लिखा था तो मैंने अच्छे से वीडियो बना दिया है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।